फारूक अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग दिल्ली पुलिस सीए का एंटी सीए आंदोलन और जो दिल्ली के दंगे हुए उस पर गौर करने वाले हैं। किसी भी देश को या किसी भी देश के लिए दंगे फिसाद ये शर्मनाक बात होती है, चाहे वो किसी भी कारण हो और किसी भी द्वारा प्रायोजित हो। दंगा मुक्त देश ये संविधान को भी अपेक्षित है, लेकिन जब सरकार से, प्रशासन से अनुशासन बनाने में, इंसाफ दिलाने में, न्याय दिलाने में कमी होती है और अगर सरकार का रवैया भेदभाव भरा हो तो फिर टकराव होते हैं। लेकिन इन टकराव को रोकने का काम सरकारों को करना चाहिए पूरे ईमानदारी के साथ। अब हकीकत ये है कि ये सरकार ने बिना ज़रूरी, जबकि मुल्क के आगे कई बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बेरोज़गारी है, किसानों की समस्याएं हैं, और जो अभी हमारा रिसेशन है, या जो अभी हम बोल रहे हैं कि आर्थिक एक मुसीबत संकट आने वाला है, ऐसे अवस्था में रहते हुए भी सरकार ने गैर ज़रूरी तरीके से नागरिकता बिल के अंदर संशोधन का कदम उठाया। इस बिल की मुखालिफत हुई है, इस बिल का विरोध हुआ, देश ही नहीं दुनिया भर से विरोध हुआ है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी देश को सराहनीय नहीं हो सकता है कि वो देश उन्हीं के नागरिकों के अंदर नागरिकता को लेकर भेदभाव करे। तो इस बिल का भी विरोध देश और दुनिया भर में हुआ। इस देश में जो विरोध हुआ है, इस विरोध में जो सबसे प्रमुख लक्ष्य बताया गया है, जबकि वो एक समुदाय लक्ष्य नहीं है, लेकिन आने वाले दौर में दूसरे भी समुदाय इसका लक्ष्य होने वाले हैं, लेकिन जो दिखाया गया है कि हम एक ही समुदाय के खिलाफ में काम कर रहे हैं, तो उस समुदाय की सहभागिता इस आंदोलन में ज़्यादा थी। अब क्योंकि सरकार में जो दल शामिल है वो दल किस विचारधारा से आता है, इससे आप भली भांति परिचित हो या आप जानते हैं, और उस दल का जो एजेंडा है वो समाज को जोड़ने का नहीं है, तो समाज को तोड़ने का, विघटन करने का है, और एक धर्म विशेष की सत्ता को लाना है, जो कि ये संविधान के विरोध में है। और उस सरकार के चलते इसके ऊपर कदम उठाने की बजाय जन आंदोलनों की कद्र करते हुए, जन आंदोलनों की नोंद लेते हुए, नोटिस लेते हुए, उसके अंदर के वो नागरिकता सुधार को रद्द करने की बजाय सरकार ने, हमने देखा है कि बड़े ही जालिमाना तरीके से कहा कि ये तो हम लाकर रहेंगे ही, जिससे आंदोलन और जारी रहे और बढ़ के और बड़े हुए। लेकिन इन आंदोलनों की खूबी यह रही कि जो समुदाय विशेष इस आंदोलन में सबसे आगे आगे नजर आ रहा था, उस समुदाय का सामाजिक प्रतिमा जो है, सामाजिक चरित्र जो है, वो ऐसा बनाया गया है कि जब मुस्लिम समुदाय रास्तों पे उतरता है तो वो हिंसा करता है। लेकिन सीए के खिलाफ में, विरोध में होने वाले आंदोलनों की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि सीए का आंदोलन, चाहे वो दिल्ली से लेकर गली तक देश में कहीं पर भी हो, वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में और कानून व्यवस्था के दायरे में किया गया। और इन आंदोलनों के चलते इन आंदोलनों को कुचलना सरकार के लिए नामुमकिन सा हो गया। अब हम जानते हैं कि सरकार का रवैया, आंदोलनों को अगर वो कुचल नहीं सकते हैं तो उसको बदनाम करते हैं ताकि उनको आसानी से कुचला जा सके। शाहीन बाग में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जासूसी की गई, किस तरीके से वहाँ रिवॉल्वर लाए गए, झूठ फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई, लेकिन सारे तथ्य बाद में समय के साथ सामने आते गए, इसीलिए वो आंदोलन निरंतर जारी रहा। हमने जामिया में भी देखा कि छात्रों के आंदोलन पे किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जुल्म और बर्बरता से काम लिया था। लेकिन साथियों, देश के छात्रों ने, सभी धर्म समुदाय के छात्रों ने दिल्ली के सड़कों पे उतरा नहीं होता तो जामिया का आंदोलन और भी बुरे तरीके से सरकार कुचलने की कोशिश में थी। बहरहाल, अब सीए का आंदोलन लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के इस महामारी के चलते शिथिल हो गया, और अभी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इस आंदोलन के ऊपर या इस नागरिकता के संशोधन पर जो गलती करने जा रही थी, उससे शायद यह एहसास हो जाए और वो इसको आगे न बढ़ाए और उसको रद्द कर दें। ये तो ज़ुबानी कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम नहीं लाने वाले हैं, लेकिन जो इनके कदम उठ रहे हैं वो कदम किस दिशा में है। लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले मई महीने में उन लोगों ने दिल्ली दंगों की आड़ में कुछ लोगों को हिरासत में लेने का कदम उठाया। आपको ये दो बातें पहले बताना ज़रूरी है। पहली बात ये कि दिल्ली पुलिस का रवैया
मोदी सरकार आने के बाद से, बीजेपी की हुकूमत आने के बाद से हम देख रहे हैं वो कैसा है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। यानी एक हिसाब से वो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार की या दिल्ली राज्य की पुलिस दिल्ली राज्य सरकार के नहीं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह दोनों के हाथ में है और इन दोनों के इशारों पर कठपुतली की तरह काम करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीए के आंदोलन की इसके लिए मिसालें दें। आप अगर देखोगे तो 2014 के बाद वहाँ की चुनी हुई सरकार के करीबन 28 विधायकों को गलत तरीके से, झूठे तरीके से, झूठे केसों में फंसाने का काम भी दिल्ली सरकार ने किया, जिसको बाद में अदालतों ने बार बार खारिज किया हुआ है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नजीब का मामला हो या कन्हैया कुमार का मामला हो, वहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक पैटर्न है कि जो असली मुजरिम है उनको छोड़ देते हैं और बहका कर गलत प्रचार प्रसार के जरिए गलत लोगों की प्रतिमा को मलिन करके उनको जेलों में डालने का काम ये दिल्ली पुलिस का इतिहास रहा हुआ है। और अब तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब इस दिल्ली पुलिस के सूत्र अमित शाह जी के हाथ में है। वो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, लेकिन ये पहली बार देश के गृह मंत्री नहीं बने, ये इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं। और गुजरात में गृह मंत्री रहते हुए 2002 में उन्होंने क्या क्या कांड किए थे, क्या क्या कारनामों का अंजाम दिया था, कितने गलत तरीके से वहाँ दंगे फैलाए थे, बढ़ाए थे, उनकी रक्षा की थी और वो दंगों को रोका तो नहीं था, उल्टा दंगे करने वालों को बचाने का काम किया। ये आपको आला पुलिस ऑफिसर जो बेबाक तरीके से खुलकर सामने आए थे और जो अदालती प्रक्रिया है ये सारी देखते हुए, ये अलग बात है कि उसके अंदर असली मगरमच्छ बाजू हट गई और छोटी छोटी मछलियों को सजा हो गई। क्यों ना हो भाई, 2014 में सत्ता आने के बाद में उनके पक्ष में जितने जजेस ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के क्यों ना हो, उनके पक्ष में उनको बरी करने के फैसले दिए। तो जब उनको तड़ीपार कर दिया गया था तो वो मामले में जो जज ने उनको रिहा किया, 6 महीने में रिटायर होते ही उनको केरला का राज्यपाल बना दिया। और अभी जिन्होंने उनको दूसरे मामलों में बरी करते हैं, वो सीधे सीधे हमने देखा है कि अभी अयोध्या मामले के जजमेंट देने का भी जो गोगोई साहब है वो आज राज्यसभा में सांसद के तौर पे बैठे हुए। तो ये कुछ ट्रिक्स है कि ये अदालत के फैसलों को पर भी असर छोड़ रहे हैं अपना, और इस तरीके से वो छूटे उसमें से। लेकिन वो दंगे रोकने वाले गृह मंत्री नहीं है, वो दंगों को नियोजित करने वाले गृह मंत्री है। ये उनका इतिहास है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, और वही वर्तमान हमको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हम जानते, आपको मैं दिल्ली की चार्जशीट फाइल की हुई है। दंगा जब होता है ना, तो दंगे की शुरुआत एक समुदाय करता है और वो दंगे में पीसा जाता है दोनों समुदाय, और वो दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने लाकर खड़े कर दिए जाते हैं और वो एक दूसरे पे हमले करते हैं। कोई भी दंगा पूरी तरह एक तरफा नहीं है, लेकिन खास बात होती है कि दंगे को भड़काया किसने, दंगे की शुरुआत किसने कराई है, वो सबसे पहला दोषी होता है। और दंगे के दौरान जो पक्ष भी हिंसा करे उसकी जांच होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो इधर के समुदाय का हो या उधर के समुदाय का हो। हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए हैं उसकी शुरुआत कहाँ हुई है, कैसे भड़काया गया। अनुराग ठाकुर का बयान हो, गोली मारने के लिए उन्होंने उकसाया नौजवानों को, या फिर वो एक मोहतरमा जो रास्ते पे बैठकर बोल गई थी कि अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और उनके ही घटना से वहाँ पर मारपीट शुरू हुई और वहीं से दंगा भड़का। और कपिल मिश्रा जिन्होंने खुली चुनौती दी थी पुलिस अधिकारियों के सामने कि 3 दिन में अगर ये आंदोलन खत्म नहीं है, लोकशाही जनतंत्र के अंदर चलने वाले आंदोलन खत्म नहीं हुए, तो हम अपने तरीके से आंदोलनों को खत्म करेंगे। और आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया ने देखी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर की है वो पूरी तरह से वन साइड है, पूरी तरह से एक तरफी है। आपको पता है कि दिल्ली में जब दंगे चले हुए, उन दंगों के अंदर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसमें 30 उसी समुदाय के लोग हैं जिनको पूरी तरह से एक तरफा दोषी करार देने वाली चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की हुई है। दिल्ली के दंगों के दौरान भी गृह मंत्री कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होकर उसके ऊपर रिमोट चला रहे थे। और ये बात कहते हुए बिल्कुल मुझे कोई संकोच नहीं होता है कि जब तक ऐसे गृह मंत्री रहेंगे हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि एक मिसाल कि कोर्ट भी विवश और बेबस हो रहा है। एक मिसाल है कि जो सत्य हिंदी पोर्टल के ज़रिए सामने आई है और अखबारों में भी आया है कि 28 मई को, यानी हाल ही में 28 मई को जामिया के आसिफ तन्हा नाम के छात्र को दिल्ली के एक को अदालत में पेश किया गया दिल्ली दंगों का आरोपी बनाकर।
और जब उनको पेश किया गया तो उस वक्त में एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जी ने टिप्पणी की है, उस पर नोट किया है और उन्होंने कहा है कि ये मामला एक तरफा नज़र आ रहा है। और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सामने पूछा कि भाई जो राइवल्स थे वो जांच कहाँ तक पहुंची है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जज साहब ने फिर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सब मामला एक तरफा जांच होता हुआ नज़र आ रहा है और उन्होंने उसके अब अदालत में आगे क्या होगा, उस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये बात की बात है। लेकिन न्यायाधीश अपनी कुर्सी पे बैठते हुए जब ये नोटिस कर रहे हैं तो इससे आप पता चलाइए कि न्यायाधीश को यानी जजेस को भी समझ में आ रहा है कि ये सारी जांच और ये सारी कार्रवाई एक तरफा धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के विरोध में हो रही है। दूसरी बात है, दूसरी एग्जाम्पल या मिसाल हम लेंगे 24 मई की। 24 मई को JNU की 2 छात्राओं को वहाँ पर पेश किया गया था और उनके ऊपर 353 और 186 की कुछ दफ़ा लगाकर पहली FIR फाड़ी गई और उनको पेश किया गया। और उस जज ने अदालत में कहा कि ये सारे मामले को जानते हुए या देखते हुए नहीं लग रहा है, ये सारे आर्गूमेंट सुनकर, कि ये जो छात्राएं हैं ये अच्छी पढ़ी लिखी हुई हैं और ये ज़रूर CA के विरोध में आंदोलन में उतरी हुई है, लेकिन इन्होंने कोई हिंसा की है ऐसा कोई स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इनको मैं ज़मानत देता हूँ। और उन्होंने उनको ज़मानत दे दी। वो ज़मानत पर छूट गई और फ़ौरन तभी के तभी दिल्ली पुलिस ने दूसरी FIR फाड़ी, हत्या कराने का और हत्या की साजिश का आरोप लगाकर दूसरी FIR अदालत में पेश कर दिया और उनको फिर से हिरासत में लिया और तभी के तभी उनको अदालत में पेश किया। तब जज साहब ने कहा कि यह ज़्यादती लग रही है, नहीं लग रहा है कि यह मामला, इसमें भी कोई तथ्य है और इसलिए आप इसको दिल्ली पुलिस की इसमें क्या इंटेंशन है वो समझ नहीं आ रही है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, हमको इनको 14 दिन की हिरासत में दीजिए और हमको इनसे जांच करनी है। तो जज साहब ने कहा कि आप 15 मिनट बाजू के रूम में जाकर इनसे क्या जांच करनी है अभी करो, अभी 15 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ और ये कोऑपरेट करने तैयार है, आप 15 मिनट इनके साथ बैठकर क्या जांच करनी है करो। 15 मिनट की जांच के बाद फिर वो आकर अदालत को बोल रहे हैं कि इतना सफिशिएंट नहीं है, हमको इनकी 14 दिन की हिरासत ही चाहिए। तो जज साहब ने ये कहते हुए कि ये मामला में कोई तथ्य नहीं है, फिर भी आपके आग्रह के ऊपर मैं इनको PCR देता हूँ। तो उसके बाद अब 2 दिन के बाद छूटना ही था, तो तब तीसरी FIR दिल्ली पुलिस ने की और उस FIR में उन्होंने लगाए UAPA के चार्जेस। UAPA के चार्जेस लगा दिए जो आतंक और नक्सलवाद के नाम पर इससे पहले भी हम जानते हैं कि वो महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग सरकारों ने किया। और यह UAPA के कानून में दिल्ली सरकार ने पहले सेशन में जब कश्मीर के 370 को लेकर सेशन हुआ, उसी सेशन में ट्रिपल तलाक को लेकर जो सेशन चले, उन्हीं सेशन में उसी दौरान में UAPA के अंदर प्रावधान किए, अमेंडमेंट किए और वो इतने खतरनाक किए हैं कि अब कोई जज चाहकर भी उन बच्चियों को ज़मानत पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि UAPA के अंदर कोई सबूत के, किसी भी सबूत के बगैर उठाने के और कोई ज़मानत मांगने के अधिकारी नहीं दिए गए हैं। तो अब जब तक सरकार नहीं चाहेगी वो जेलों में डाल देगी। इसलिए ये तथ्य है। और जो चार्जशीट दाखिल की 1000 पन्नों की, उसमें एक फारूक नामक कोई संस्था चालक है, उनके ऊपर आरोप मढ़ दिया गया और ताहिर हुसैन जो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद या नगर सेवक रह चुके हैं, तो उनके मामले में भी पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनके घर पर अटैक हुआ और इन्होंने मदद मांगी, मैंने खुद जाकर उनको उस हमले में से उनके घर से सही सलामत निकाल लिया था। लेकिन पूरी की पूरी कहानी उनको ही सेंट्रलाइज करके रची गई है और इस तरीके से उनको प्रमुख आरोपी के तौर पे, मास्टरमाइंड के तौर पे पेश करने का काम किया गया। ये वही पैंतरे हैं जो सालों साल से झूठे आरोपों के अंदर बेकसूर लोगों को फैब्रिकेटेड मामले बनाकर फंसाने का काम सरकारें कर रही है। UAPA का कानून काला कानून है। इस कानून के विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति करते हुए इस कानून को रद्द कराने के लिए भी जन आंदोलन होना चाहिए। समाजी और सियासी फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, आप इस कानून के जो अमेंडमेंट्स हैं जो हाल ही में पास हुए हैं 2019 में, उनको निकाल कर पढ़िए। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे इसके ऊपर सेमिनार लीजिए
वेब सेमिनार लीजिए लॉकडाउन के चलते, इस पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। नहीं तो सीएए के जैसा यह भी एक काला कानून है। सीएए एक समाज को गुलामी में या कैद में डालता है, यूएपीए व्यक्ति विशेष को कैद में डालता है। यह उससे उसकी अभिव्यक्ति छीनता है, यह उससे उसका आंदोलन करने का अधिकार छीनता है। जो सरकार के विरोध में बोलेंगे, ये सिर्फ एक समुदाय के विरोध में नहीं इस्तेमाल होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा कि सभी समाज के एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को भी जेल में डालने के लिए, आतंकवाद है तो मुसलमान है तो आतंकवाद, और मुस्लिम नहीं है कोई और अन्य धर्म को मानने वाले हैं तो उनको नक्सलवाद के नाम पर जेलों में ठूंसने का काम यूएपीए के कानून के तहत सरकारें करती आई है। और ऐसा नहीं है कि यूएपीए पहला काला कानून है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भाजपा के या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने ही इसको लाया है। तो इससे पहले भी ऐसे काले कानून सेक्युलर कहलाने वाले कांग्रेस की सरकारों ने भी लाए हैं, चाहे वो टाडा का कानून हो, चाहे वो पोटा का कानून हो, या फिर खुद यूएपीए का कानून भी 2008-9 में यूपीए की सरकार ने, यानी कांग्रेस लेड सरकार ने ही लाया हुआ कानून है। और इस कानून का दुरुपयोग सिर्फ भाजपा की ही नहीं तो कांग्रेस की सरकारों ने भी अपने खिलाफ में उठने वाली आवाज़ों को कुचलने के लिए किया है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यूएपीए के कानून के ऊपर आप लोग गौर कीजिए, इस कानून के डिटेल जानिए। इस कानून के विरोध में जनतंत्र के माध्यम से लोकशाही और संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करने की ज़रूरत है। हाँ, 30 जून तक तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में जो सही तरीका हो, जो नियमित तरीका हो, जो इस लॉकडाउन में हमें 144 धारा का उल्लंघन किए बिना जो भी तरीके से हम इस पे जन जागृति आंदोलन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। वरना कल को अपने शहर के, अपने गली के वो लोग भी इस कानून के तहत जेल में डाल दिए जाएंगे जो सरकार के खिलाफ में बोलने की हिम्मत करते हैं। इसलिए अगर आपको संविधान के अभिव्यक्ति स्वतंत्र को, संविधान के जन आंदोलन को और इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संवेदनशील रखना है या इसको साबित रखना है, तो हमें ऐसे काले कानूनों के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप सब लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि यूएपीए के खिलाफ भी आप लोग तैयारी कर लीजिए। इसके ऊपर भी हमको जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये काला कानून रद्द कराने के लिए मजबूर करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।